जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 19 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को पढ़ाने आया हूं। और आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1173 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1173 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। और सबसे जो विशेष बात है दोस्तों, ये जो कंटेंट है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है। यानी दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स इस क्लास को पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। स्टैटिक जीके का भंडार है। आज 1173 नंबर की क्लास देख रहे हैं और टॉप हेडलाइन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। आइए पढ़ते हैं। आप सभी के लिए मोटिवेशन थॉट है। आपकी सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में है, इसे बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों बिल्कुल सही कहा है कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन को बदल सकता है तो वो आप खुद हो। अगर आप जितनी एफर्ट्स मारोगे, आप जितना मेहनत करोगे, आपकी जो सोच इतनी पॉजिटिव होगी, आपका जो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, तो आपका ये रिफ्लेक्शन आपके काम में भी देखने को मिलेगा, आपके वर्क में भी देखने को मिलेगा। ऐसी एथिक्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर के जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि बिना कुछ करे आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन से सेशन को बिना किसी देरी के। और पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी कमेंट बॉक्स पे देखें तो ज्ञानेश कुमार। अब इनका नाम याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। यहां लिखा है ज्ञानेश, तो आपको ज्ञान याद रखना है। इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन चलाना है तो ज्ञानी व्यक्ति को तो रखना पड़ेगा। ज्ञानी आप व्यक्ति याद रखना, ज्ञानी से ज्ञानेश कुमार आपको याद रहेगा। अब आर वेंकट रमणी की हम बात कर लेते हैं। तो आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 में होता है। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? भारत की जो केंद्र सरकार होती है उसका मुख्य वकील कहलाता है या एडवोकेट कहलाता है। वो पैरवी करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे लिखा के संजय मूर्ति, तो के संजय मूर्ति भारत के सीएजी हैं। आर्टिकल नंबर 148 के तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है सीएजी की। दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे भारत के नेवी चीफ है। क्या है? नेवी चीफ है, नौसेना अध्यक्ष। तो आपने सारे ऑप्शंस को भी पढ़ लिया, आपको बहुत कुछ रिवाइज हो गया होगा। आइए जानते हैं यहां पे ज्ञानेश कुमार जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मेरे पीछे आप यहां पे ज्ञानेश कुमार को देख रहे हैं, ठीक है। और ज्ञानेश कुमार जो है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? राजीव कुमार को रिप्लेस किया। राजीव कुमार हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दी ज्ञानेश कुमार। द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज नाउ ज्ञानेश कुमार। देखिए इनका जो कार्यकाल था 26 जनवरी 2019 तक था। 26 जनवरी 2029 तक होगा, यहां पे 19 लिखा हुआ है, 2029 तक, 26 जनवरी 2029 तक होगा इनका कार्यकाल। और ज्ञानेश कुमार जो है 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है। क्लियर है? देखिए ज्ञानेश कुमार जो थे अब तक भारत के चुनाव आयुक्त थे। देखिए हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है। राजीव कुमार तो पहले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उनकी हेल्प करने के लिए 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो उनमें से शामिल थे ज्ञानेश कुमार। अब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उस पैनल में कौन कौन होता है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे अमित शाह को शामिल किया गया था जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। और लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर होता है जो कि राहुल गांधी जी हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये तीनों बड़े नेता जो हैं ये अपॉइंटमेंट करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे पीछे एक तस्वीर और देख रहे हैं, विवेक जोशी। तो विवेक जोशी की भी अपॉइंटमेंट हुई है। ये एज अ चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, मतलब जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, वो है ये। तो विवेक जोशी जो है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं और 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 2 अदर तो आपको पता होना चाहिए। चीफ तो पता चल गया ज्ञानेश कुमार, एक है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ये पहले से थे, तो सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। तो एक चीफ 2 अदर हमने आपको पढ़ा दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको पढ़ लेते हैं। तो यह एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो भारत में लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, जितनी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव, हमारे देश के प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, इन सब का संचालन करने का काम होता है देश के इलेक्शन कमीशन का। लेकिन दोस्तों जो पंचायत का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत का चुनाव करवाया जाता है। हमारे संवैधानिक प्रावधान को देखें तो भाग 15 में यहां पे इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अदर यहां पे इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे की अपॉइंटमेंट जो होती है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। क्लियर है? इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है, या फिर रिटायरमेंट की एज 65 साल होती है। जो पहले हो जाएगा वो यहां पे ये हो जाएगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इनको जो हटाने की प्रक्रिया है काफी जटिल है, इतना आसान नहीं है किसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाना। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है, चीफ जस्टिस होता है, जज होता है, उसको हटाने की प्रक्रिया के समान ही इनको हटाया जा सकता है। वही इंपीचमेंट वाली प्रोसेस थोड़ी होती है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस होती है, तो मतलब आसान नहीं इनको हटाना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है, तो वी.एस. रमा देवी हैं। वी.एस. रमा देवी हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, क्विज मिलेगा, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो हमारी पूरी टीम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा रही है। और शाम को इंग्लिश की जो क्लास हो रही है ना, अनुपम सर इतनी बेहतरीन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप जा करके पढ़ना फिर बोलना। ठीक है, तो शाम को 6 बजे उनकी क्लास को जरूर ज्वाइन करो। और व्हाट्सएप में अगर किसी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 8962056009 पर। ये आप हमारा कांटेक्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी किस देश के आमिर यानी हेड ऑफ स्टेट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है ये किस देश के हैं? कतर इसका सही आंसर हो जाएगा। कतर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कतर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कतर के हेड ऑफ स्टेट है जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, शेख तमीम बिन हमद अल थानी। ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है, एक बार और हो चुका है। तो जो कतर के आमिर आप देख सकते हैं हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और ठीक बगल में आपको कतर के जो आमिर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के 2 दिनों की यात्रा पर आए हुए हैं। ये यहां पे भारत में किससे मुलाकात करेंगे? हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और हमारे देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। और दोनों देशों के बीच में बहुत सारे जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं, बहुत सारे समझौते हैं, अभी 2 समझौते हुए हैं, बहुत सारे इसमें समझौते भी होंगे। तो कतर के जो आमिर दूसरी बार भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। पहली बार मार्च 2015 में आए हुए थे, अब 2025 में आए हुए हैं। कतर की बात करें तो भारत का कतर के साथ बहुत ही बेहतरीन संबंध है। कतर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर तो आपको पता है चाइना है। चाइना के साथ हमारे जो व्यापारिक रिश्ते बहुत ही शानदार हैं और चाइना से हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, भले हमारा वो बहुत बड़ा दुश्मन हो। तो भारत कतर से एलएनजी, एलपीजी, एथिलीन, प्रोपेलिन, अमोनिया ये सब इंपोर्ट करता है। तो भारत जो है कतर के ऊपर निर्भर करता है। ये सारी चीजें हमें कहां से मिल रही? कतर से मिल रही हैं। तो हमें दूसरे देशों के साथ रिश्ते ऐसे बना के चलने पड़ेंगे ताकि हमारी जो घरेलू जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। और वैश्विक स्तर पर भी हम जब हमारा सहयोग बना रहता है तो हम किसी का भी गला पकड़ सकते हैं कि हमारा एक तो रिश्तेदार है। आपने तो देखा ही होगा, है ना? आप कई बार ऐसा होता है कि चाचा विधायक है हमारे, भले दूर के हो, लेकिन अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है तो आपको लगता है कि कोई तो है हमारा। तो भारत कतर को क्या भेजता है? अनाज भेजता है, लोहा भेजता है, स्टील भेजता है, बहुत सारे फ्रूट्स भेजता है, ये एक्सपोर्ट करता है भारत। क्लियर है? कतर कहां पे है? आइए कतर की लोकेशन को दिखा देता हूं। तो कतर एशिया में आता है। मैंने आपको कई बार गल्फ कंट्रीज दिखाए हैं, आपको सऊदी अरब के बारे में बताया ही है। तो सऊदी अरब को आप यहां देखिए, छोटा सा कंट्री सऊदी अरब से कतर लगा हुआ है, और यहां पे इसकी कैपिटल दोहा है, यहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और ठीक ऊपर इसके ईरान है। तो कतर जो है एक वेस्ट एशिया में आता है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी इसके आमिर हैं जो अभी आए हुए 2 दिन की यात्रा पर।
और इसकी करेंसी रियाल है। क्या है? रियाल इसकी करेंसी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बढ़ते हैं। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी जिसे हम बोलते हैं, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? भारत का। तो पहला राज्य जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लॉन्च किया है तो ये मध्य प्रदेश है, जिसने इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, एक योजना बता देता हूं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, रामलला दर्शन योजना। फ्री में आपको अयोध्या में जो रामलला विराजमान है उनकी दर्शन कराई जाएगी। ये छत्तीसगढ़ में स्कीम स्टार्ट हुई है। मध्य प्रदेश में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को लॉन्च किया गया। आइए जानते हैं क्या है जीसीसी पॉलिसी। तो दोस्तों इस पहल का उद्देश्य है जितनी भी मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको आकर्षित करना है कि वो आए हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करें। हम उनके लिए बहुत ही आसान पॉलिसी बनाएंगे ताकि उनको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। जो उनकी फाइलिंग प्रोसेस है, जो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ही से ट्रांसपेरेंट, बहुत ही सिंपल बनाएंगे। तो इस पहल के द्वारा इंदौर आपको तो पता, जहां से मेरी अब कर्म भूमि है, मैं ही से बिलोंग करता हूं। भोपाल, जबलपुर में वैश्विक नवाचार यानी ग्लोबल इनोवेशन और सहयोग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तंत्र तैयार करना है। ये यहां पे तैयार किया जाएगा ताकि यहां पे इन्वेस्टमेंट हो सके, कंपनियों को विश्वास हो सके। निवेश प्रक्रिया जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको बहुत ही सिंपलर बनाना है और नो क्वेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है, यानी आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप आए, आपका फाइल प्रोसेस झट से यहां पे सॉल्व हो जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत सारी फाइलिंग प्रोसेस होती है, इन्वेस्टर डर जाते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे टैक्स पॉलिसीज, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये फलाना ढिमका, तो हर चीजों में क्या होता है ना, बहुत सिंपल रहती चीजें तो दूसरा देश भी इन्वेस्ट करता है। अब उसको आप इतना कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो क्यों इन्वेस्ट करेगा आपके यहां, है ना। मैंने आपसे कल 3 प्रश्न पूछे थे जो मैं रोज पूछता हूं, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना होता है। आप चेक कर लेना कि आपने सही दिया कि नहीं, तो ये रोज ही चलता है। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? तो लोथल था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी, 1921 में। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? सिंगल सिटीजनशिप की। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। अब मैं चौथे प्रश्न में पढ़ता हूं। एआई चैट बॉट है ग्रॉक 3, इसे किसने लॉन्च किया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 को लॉन्च किया है दोस्तों, यहां पे XAI ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? XAI ने लॉन्च किया है। अब X लगा हुआ है तो आप तो समझ ही गए होंगे कि एलॉन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स, टेस्ला, इन सब के मालिक हैं। X मतलब ट्विटर, उसके भी मालिक हैं। अब इनका एक AI लॉन्च हो गया है, इसका नाम है XAI। क्या नाम है? XAI। गूगल का जो है चैटबॉट वो बार्ड है, आपने तो पढ़ा होगा। जेमिनी है, बार्ड है, और ओपन एआई का चैट जीपीटी है। ओपन एआई का चैट जीपीटी है, और फेसबुक का मेटा एआई है। मेटा एआई है। इसके अलावा लामा भी आपने नाम सुना होगा। तो ये आपको जो है इन कंपनियों के मैंने आपको एआई के नाम बताए। आइए जानते हैं एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 के बारे में। तो दोस्तों मेरे पीछे आप एलॉन मस्क देख रहे हो, ठीक है, जो कि स्पेसएक्स टेस्ला के मालिक है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, और अभी ये भारत में सैटेलाइट बेस्ड ये इंटरनेट सिस्टम भी ला रहे हैं। तो एलॉन मस्क और XAI ने अपना चैटबॉट ग्रॉक 3 को लॉन्च कर दिया है। ग्रॉक 3 दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बताया गया है, एलॉन मस्क ने बताया। एलॉन मस्क इसमें पीछे रह रहे थे। एलॉन मस्क ने कहा कि हमें जल्द से यहां पे एआई लॉन्च करना है, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ग्रॉक का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरी तरीके से गहराई से समझना। ग्रॉक मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली एंड डीपली। क्लियर है? अब देखिए यहां पे एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको पता होना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो चाइना ने डीप सीक एआई को लॉन्च किया है, ठीक है। चाइना ने डीप सीक को एआई को लॉन्च किया, फिलीपींस ने इसे बैन किया है, साउथ कोरिया ने भी बैन किया है, ठीक है। दोनों से दुश्मनी है इसकी। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जहां पर एआई से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगा। देखिए 2025 में एआई की जो झलक है, एआई का जो रिफ्लेक्शन है, हमारे बजट में भी देखने को मिला। तो 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है
एआई मिशन को हमें प्रमोट करना है। एआई शिखर सम्मेलन दोस्तों हुआ है, एआई एक्शन समिट हुआ है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये पार्टिसिपेट करने गए थे फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, जहां पे 33वां ओलंपिक्स में हुआ था 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। भारत का वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट बीन इनोग्रेटेड? तो बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन पहली बार न्यू दिल्ली में किया गया है। कहां पे किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। दोस्तों इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी एक नियम लाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आपको भीख नहीं देना है। अगर आप किसी व्यक्ति को भीख देते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये यहां पे हुआ है। कोलकाता में एक मेला हुआ जिसे बोई मेला कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोई मेला बोलते हैं। ठीक है, और गोवा में ईफी फेस्टिवल हुआ था, आपको तो पढ़ाया है मैंने। गोवा में ईफी फेस्टिवल हर साल ही होता है। तो न्यू दिल्ली में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पहले सीएम थे। अब मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताओ कि मनोहर लाल जी के पास कौन सा मंत्रालय है? बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सा मंत्रालय है। तो नई दिल्ली में मेट्रो वायडक्ट पर भारत का सबसे पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के द्वारा 1 मेगावाट की छत पर सौर ऊर्जा प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लगातार जो है सोलर कैपेसिटी को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए हम यहां पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो कि सोलर से रिलेटेड है। अब ये प्रश्न आ चुका है कई एग्जाम में। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक, मतलब आप यहां पे चलोगे तो सोलर साइकिल ट्रैक बना हुआ है, तो हैदराबाद में खोला गया है। टाटा पावर ने फैसला किया कि यूपी में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की जाएगी। टाटा पावर ने इस बात की घोषणा करी है। दोस्तों आप सभी यहां पर स्टडी केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जितने भी हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, यहां पे आपको 50,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलेंगे। आप जब स्टडी केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे कोर्सेस इन पीडीएफ में, जैसे पूरे 1 साल की आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप पूरे 1 साल की टॉपिक वाइज पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ के जो हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, लगातार फॉलो करा रहे हैं आपको, तो आप उसको जरूर यहाँ पे देखिएगा। ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है और इंपॉर्टेंट कोर्सेस है, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। आप अगर देखो तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, 1 साल की 12 महीने की पीडीएफ विद अपडेशन आपको मिलेगी। जीके जीएस में आप बहुत सारी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी विषयों की 1800 प्लस एमसीक्यू का हमने आपके लिए पैकेज लॉन्च किया है। आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो 13 महीने का। इंडियन ज्योग्राफी और की बुक अगर आपको चाहिए, पॉलिटिक बुक चाहिए, सब बुक्स एक ही जगह पे अवेलेबल है। जनवरी महीने की मैगजीन है, आप हर महीने की मैगजीन, मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। और 12 महीने का करंट अफेयर्स का पूरा कंपाइलेशन है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, बहुत कुछ संस्करण के साथ, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सारी घटनाएं यहां पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एसएससी का फाउंडेशन, एसएससी में भारी वैकेंसी आई है, तो अनुपम सर, प्रवेश सर और वैभव सर आपको एसएससी के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग आपको यहाँ पे कॉम्बो पैकेज है। आप जाइए एप्लीकेशन में डेमो लीजिए, वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं। रेलवे फाउंडेशन बैच, पूरा बैच चलाया जा रहा है। इंग्लिश अनुपम सर पढ़ाई रहे, आपने तो देखा ही है। चलिए दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्री में हम आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में किसने स्टार्ट करी है? विलियम जोन्स ने स्टार्ट करी है एशियाटिक सोसाइटी। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉन्च किया गया और राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक भी कहे जाते हैं। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। हेनरी लुई विवियन ने युवा बंगाल आंदोलन 1826 में स्टार्ट किया है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी। तत्व बोधनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने स्टार्ट करी थी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में लॉन्च करी है। गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली 1840 में स्टार्ट करी है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना, स्थापना हुई है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित संगठन है। दोस्तों अब यहां पे प्रश्न नंबर 6 पे पढ़ते हैं। किस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इन विच कंट्री हैज दी स्टैच्यू ऑफ तिरुवल्लुवर बीन इनोग्रेटेड? जो तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है, देखिए फ्रांस में तो ऑलरेडी है,
लेकिन एक और देश में है। तो फिलीपींस देश में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फिलीपींस इसका सही आंसर है। दोस्तों कल मैंने फिलीपींस से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था कि फिलीपींस जो है ब्रह्मोस मिसाइल को क्या कर रहा है, भारत से खरीद रहा है। इसके अलावा आपको मैंने करंट अफेयर्स और पढ़ाया था कि फिलीपींस जो बहुत सारी रक्षा की डील कर रहा है, रक्षा मतलब हम यहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको, बहुत सारे वेपन्स को। तो जापान 6G डिवाइस को लॉन्च करने वाला आपको पता है पहला देश है। तो फिलीपींस आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय राजदूत है, इंडियन एम्बेसडर है। आप यहां पर देख सकते हैं अनवीलिंग हो रही है, आप यहां पे देख पा रहे हैं यह अनवीलिंग की जा रही है। तो हर्ष कुमार जैन ने फिलीपींस में बहुत ही फेमस कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया है। यह अनावरण सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन GCM में हुआ है। ठीक है, कहां पे हुआ है, फिलीपींस में हुआ है। ये जो जगह है ये GCM आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा। तो तिरुवल्लुवर जो थे दोस्तों एक तमिल कवि संत थे और माना जाता है कि जैन धर्म से इनका संबंध था। ये जाति व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना इन्होंने करी थी। संगम साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम इन 2027? तो देखिए आपको पता ऑनलाइन वीडियो गेमिंग का मतलब कितना ज्यादा क्रेज है। आज सबके पास फोन है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग को भी प्रमोट किया जाए। तो सऊदी अरबिया इसका सही आंसर हो जाएगा। सऊदी अरबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी सऊदी अरबिया के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो सऊदी अरबिया को पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है। क्लियर है? तो ये जो यहां पे स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन इसका आयोजन कर भागीदार होगा। उद्देश्य है स्पोर्ट्स और पारंपरिक खेलों के बीच में संबंधों को मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं जो होने वाली हैं वो आपको मैं पढ़ा देता हूं। तो AFC एशियन कप सऊदी अरब में होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स इनकी मेजबानी कहां होगा, कौन करेगा? बिहार करेगा। कौन करेगा? बिहार करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किए जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? हु हैज वॉन एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 टाइटल? तो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप को इंडोनेशिया ने जीता है। किसने जीता है? इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडोनेशिया ने एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप को जीता है। चीन को 3-1 से हराकर पहली बार जीता है। पहली बार इन्होंने अपने नाम पे इस टाइटल को किया है। जो फाइनल मुकाबला था वो चीन के किंगडाओ स्थित कॉन्सन स्पोर्ट्स सेंटर में किया गया था। बैडमिंटन कंपटीशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कांस्य पदक विजेता जापान थाईलैंड थे और 2023 में खिताब चाइना ने जीता था और इस बार यहां पे इंडोनेशिया ने इस खिताब को जीत लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। दोस्तों हाल ही फिलहाल में 9वां नंबर का एशियाई शीतकालीन खेल खत्म हुआ है, जिसमें चाइना ने 85 मेडल्स जीते हैं। 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज और सबसे टॉप प्लेस में रहा। देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 समाप्त हुआ है और सर्विसेज ने टोटल 121 मेडल जीते हैं, जिसमें से 68 गोल्ड है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। 285 मिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया रिपोर्ट अभी प्लेस किया गया है। इसमें सबसे पहले स्थान पे कौन सी कंपनी है? बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया रिपोर्ट में सबसे पहली जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा गया है। सबसे पहले प्लेस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा गया है। तो 500 यहां पे कंपनियों की सूची जारी करी, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें सबसे टॉप में है और 17.52 लाख करोड़ रुपए इनका मार्केट कैपिटल है और इसके साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। इसके बाद नाम आता है टीसीएस का और फिर नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, फिर आता है एयरटेल का, फिर आईसीआईसीआई बैंक का, इन्फोसिस का, आईटीसी का, एलएनटी, एचसीएल टेक
और एनएसएल का, ये सारे टॉप 10 प्लेसेस मैंने आपको बताए। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पे बैन लगा दिया है? अब दोस्तों सोचो कि जो यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से गुटखा पान मसाला खाते हैं ना, बोलो जुबा केसरी, उनका क्या हाल होगा। अच्छा फैसला है, तो झारखंड ने यहाँ पे फैसला किया है कि गुटखा का इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि ये बैन अभी पायलट मोड पर है, केवल 1 साल के लिए लगाया गया है, केवल 1 साल के लिए यहाँ पे बैन लगाया गया है। तो झारखंड में तंबाकू, और देखो तंबाकू पे निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन वाले ऐसे कोई भी गुटखा या पान मसाला है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली बैन हो गया है। ना तो आप इसका प्रोडक्शन कर सकते, ना आप इसको बेच सकते, ना आप इसकी स्टोरेज कर सकते, सारे सेगमेंट्स में बैन है। तो अभी ये जो रोक है दोस्तों केवल 1 साल के लिए लगाई गई है, अगर देखते हैं तो फिर और भी यहां पे उसको बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं झारखंड से रिलेटेड। तो मैया सम्मान योजना झारखंड में स्टार्ट हुई है, ऐसी लाडली बहन योजना की तरह है। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य झारखंड है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड में हुई है। झारखंड के नए गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। 11 नंबर प्रश्न है, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 18 फरवरी 2025 को फसल बीमा योजना के पूरे 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 इयर्स कंप्लीटेड, 9 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2016 में स्टार्ट हुई थी 18 फरवरी को। आपको पता है कि हर साल किसान इतनी मेहनत से फसल को उगाता है, लेकिन किसी प्राकृतिक कंडीशन की वजह से उसका फसल बर्बाद हो जाता है और उसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। वो कर्ज लेकर के किसानी करता है, तो इस केस में कौन उसकी हेल्प करेगा? तो यहाँ पे सरकार जो है फसल बीमा योजना करवाती है, जिसके तहत अगर उसकी फसल बर्बाद होती है तो उसको कंपनसेशन मिल जाता है और वो अगले समय के लिए तैयार हो जाता है। तो भारतीय किसानों को अगर किसी प्रकार की कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है, डिजास्टर आता है, कीटों से, बीमारियों से, ऐसी कोई जोखिम होती है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है ये फसल बीमा योजना। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आपसे पूछा जा रहा है। Who has won BBC Indian Sports Women of the Year टाइटल? तो इस टाइटल को दोस्तों मनु भाकर ने जीता है। मनु भाकर जो है, इनको क्या मिल चुका है? मनु भाकर को यहाँ पे अवार्ड मिला है मेजर ध्यानचंद। 5 खिलाड़ियों को मिला है इस बार मेजर ध्यानचंद, जिसमें 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है और 1991 से 92 में स्टार्ट हुआ है। पहले थे विश्वनाथन आनंद जो कि चेस खिलाड़ी थे, जिनको यह अवार्ड दिया गया था। तो मनु भाकर ने इस बार ओलंपिक्स में 2 मेडल मारे हैं, एक ही ओलंपिक्स में, गोल्ड नहीं 2 मेडल मारे हैं, वो ब्रॉन्ज। तो इस वजह से इनको यहाँ पे बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल इन्होंने जीते हैं और काफी कम एज है इनकी, मतलब शूटिंग के क्षेत्र से इनका संबंध है। तो किसी भी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं मनु भाकर। तो 2021 में इनको मिला था बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और इस बार और बड़ा अवार्ड इनको मिला है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी तीरंदाजी से, जो कि पैरा तीरंदाज से उनका संबंध है, पैरों से आर्चरी करती हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला है क्रिकेट से। वर्ष की सबसे भारतीय खिलाड़ी, बेस्ट भारतीय पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा, शूटिंग से इनका संबंध है। अवनी लेखरा ने भी इतिहास रचा है, खेलों के इतिहास में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो यहां पर पैरालंपिक 2024 में अवनी ने 3 पैरालंपिक पदक जीता है और पहली ऐसी भारतीय महिला एथलीट बन चुकी है। इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ा और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। अब दोस्तों बारी है ट्रिपल आर की, जहां पे जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष सिंघल, इसका सही आंसर हो जाएगा मनीष सिंघल। फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करना। कितने व्यक्तियों को यूपी गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है। कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को।
आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो टिकटॉक पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। किसने लगाया है? अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। दोस्तों 18 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़ा है। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स पे सभी को कमेंट करना है। तो बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहां पे कॉन्क्लेव को मिला है। 4 अवार्ड जीते हैं द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव ने। विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर पर कितने समय का बैन लगाया गया है? तो 3 महीने का इनके ऊपर बैन लगाया, 3 मंथ्स का। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? तो धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, जिमैक्स, सिन्योमेट्री, ये सब भारत और जापान के बीच में होता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील इसकी मेजबानी करेगा। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ किस देश में है? तो इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदेगा? तो फिलीपींस यहां पे खरीदने वाला है। ब्रह्मोस भी खरीद चुका है, अब आकाश मिसाइल सिस्टम को भी खरीदेगा। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 में भारत की ओर से कौन शिरकत करेंगे? तो नित्यानंद राय यहां पे जाएंगे। यह सम्मेलन फ्रांस में हो रहा है। हाल ही में किस दूरबीन के द्वारा आइंस्टीन रिंग को खोजा गया है? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से आइंस्टीन रिंग को खोजा गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा यहां पे बने हैं। डीप सीक के एप्लीकेशन को किस देश ने प्रतिबंध कर दिया है? साउथ कोरिया ने इस पे बैन लगाया है। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान, इसको किसने स्टार्ट करा है? यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट में जो आए हुए प्रश्न हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ताकि आपको आइडिया हो जीके का और करंट अफेयर्स का प्रश्न आता कैसे। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का जो पूरा वेतन होता है या पेंशन होता है, तो ये जो भार है ये कहां से आता है? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का प्रश्न है। तो कंसोलिडेटेड फंड होता है जो आर्टिकल नंबर 266 में है। 266 आर्टिकल में कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बताया। इमरजेंसी फंड जो है वो 267 में बताया गया है। भारत के वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इनमें से कौन सा कर राज्यों के साथ साझा किए जाने वाला केंद्रीय पूल में शामिल नहीं है? तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कर है। ये सितंबर 2024 का प्रश्न है, ठीक है। तो आप बताएं। तो इसमें अधिभार और उपकर इसमें शामिल नहीं है। सर्च चार्जेस और सेस। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? गुजरात पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है, 2015 में पूछा गया है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर होता है। आज का सवाल है, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति किस राज्य ने लॉन्च करी? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना ये तस्वीर किस महान शख्सियत, किस महान पर्सनालिटी की है। और स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड करिएगा। बहुत कुछ आपको स्टडी कर एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। दोस्तों टेस्ट सीरीज रेगुलर आप दें, टेस्ट पास है, डेली करंट अफेयर्स से, इंपॉर्टेंट कोर्सेस से, ई बुक्स हैं। तो आप जब यहां पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो कोर्सेस एंड पीडीएफ में बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे और ई बुक्स, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। 18 फरवरी के करंट अफेयर्स का टेस्ट का रिजल्ट हमारे पास, स्नेहा वर्मा, अनिल साहू, सुकृति सिंह, नितेश कुमार, आतिक अंसारी, प्रदीप, कुंदन, अभिजीत, कृष्णा, निशा। डेली टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट है, जाकर टेस्ट दीजिए और टॉप करिए। अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए। 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम टेस्ट पास को लॉन्च कर चुके हैं, जहां पे 4000 प्लस टेस्ट है। रेलवे, यूजीसी, एसएससी, स्टेट पीसीएस सब एग्जाम्स को देखते हुए, सीमेट। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कष्ट, दुविधा है तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल में। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है जो कि मार्केट में लॉन्च्ड है। आप इसे ऑर्डर करेंगे, 81 टॉपिक्स हैं, ये आपको घर तक मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करिएगा, ऑर्डर बुक फ्रॉम वेबसाइट ऐसे लिखा होगा, तो वहां से ऑर्डर करेंगे तो आपको एनडीए, सीडीएस, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है स्टैटिक जीके की, तो आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, आज का दिन आपका बहुत ही शानदार हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं।
बहुत सारे लेक्चर आने हैं, शाम को 6 बजे अनुपम सर पढ़ाएंगे, मेरे अदर लेक्चर भी आएंगे, सबको पढ़ते रहिए। इस साल सिलेक्शन कह के लेना है। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।